चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का एक चैप्टर है ट्रांसफार्मर, जो डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेई का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट जेई हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट का जेई एग्ज़ाम जैसे एसएससी जेई हो गया, इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपके बुक में पहले जो डिप्लोमा का बुक है उसमें ये चैप्टर बाद में है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन में ये बेसिक चैप्टर है, इसलिए इसको पहले पढ़ना चाहिए। इसके बारे में आपने ट्वेल्थ में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पढ़े हैं, इसीलिए हम लोग ये चैप्टर से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद उसकी जो थियरी होगी वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी साइड में, और उसके बाद उस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है और इसका यूज़ क्यों हुआ, क्यों ट्रांसफार्मर का यूज़ हुआ इलेक्ट्रिकल मशीन के रूप में। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि वो वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है, क्योंकि एक बात है ना कि हर जगह एक तरह का वोल्टेज यूज़ नहीं होता है, तो लेकिन जनरेशन अलग अलग वोल्टेज तो किया नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जनरेशन एक ही वोल्टेज पे करते हैं और उसको हम क्या कर लेते हैं, बढ़ा और घटा लेते हैं। तो बढ़ाने और घटाने का जो डिवाइस है, जो काम करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। मतलब ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, पहली बात। और ट्रांसफार्मर जो होता है ये, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे कोई भी पार्ट इसका मूव नहीं करता है, तो इसीलिए इसको स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। अच्छा ठीक है, स्टैटिक डिवाइस है, तो स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और मूविंग पार्ट ना होने की वजह से इसमें इसके जो पार्ट्स हैं वो फ्रिक्शन नहीं होता, उसके पार्ट्स में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, रगड़ नहीं होता है। और फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से जो एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, दो पार्ट्स में रगड़ होता है, फ्रिक्शन होता है, और रगड़ की वजह से वहाँ हीट जनरेट होता है, जो एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होती है वो कम होती है, पहली बात। और क्या होता है, अगर फ्रिक्शन होता है तो जो पार्ट्स होते हैं वो घिसने लगते हैं, तो उसके मेंटेनेंस, ग्रीसिंग करना पड़ता है, उसमें ग्रीस डालना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, कुछ समय बाद पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि इसके पार्ट्स क्या है, मूविंग नहीं है। तो इतना बात समझ में आ गया। तो ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक डिवाइस है, और स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और मूविंग पार्ट नहीं होने की वजह से इसकी इफ़िशियंसी हाईएस्ट होती है। मतलब जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जितने भी डिवाइस पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही होता है। और इसकी मेंटेनेंस क्या हो सकता है, मेंटेनेंस लेस होता है, ठीक ना, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया। अब ट्रांसफार्मर जो होता है ये एक स्टैटिक डिवाइस है, और ये वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम आता है। अब देखिए, जैसे हमारा जो पावर प्लांट होता है वो पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर कितना जनरेट करता है, तो 11 किलो वोल्ट जनरेट करता है, ठीक ना, या फिर 33 के भी जनरेट करता है। लेकिन क्या होता है कि हमको कहीं कहीं ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं कि जनरेट इतना ही करते हैं, और उसके पावर प्लांट के पास एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। और वोल्टेज को बढ़ा देता है, और वो वोल्टेज क्या होता है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे गांव में या फिर हमारे शहरों में आता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो वहाँ पे यूज़ होता है वो इस पावर को वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को बढ़ाने की वजह से उसको बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बढ़ा दे, ठीक है। और वही ट्रांसफार्मर जब हमारे घरों के पास आता है तो उतना ज़्यादा वोल्टेज हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं 220 वोल्ट पे या 250 वोल्ट पे चल जाते हैं, तो हमको उतना वोल्टेज नहीं चाहिए। तो हमारे घरों के या हमारे जो रोड्स होते हैं उस वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो हमको क्या करता है, वोल्टेज को कम करके दे देता है, और फिर हम अपने घरों में लाते हैं। और 220 पे हमारे घर के लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उससे भी कम वोल्ट पे चलते हैं, जैसे 10 वोल्ट पे, 15 वाट पे, वोल्ट पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्जर यूज़ करते हैं। तो आप चार्जर में जो यूज़ करते हैं उसमें भी क्या लगा होता है, उसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो वोल्टेज को कम करता है, 220 वोल्ट को 5 वोल्ट कर देता है, 15 वोल्ट कर देता है। हाँ, तो चार्जर का एक तो काम ये होता है, ठीक, ये बात समझ में आया।
तो चार्जर में भी ट्रांसफार्मर लगाता हूँ, तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस तरह से ट्रांसफार्मर दो तरह से होते हैं, एक तो होता है जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसको बोलते हैं स्टेप अप, और एक होता है वोल्टेज को घटा दे उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब एक बात आता है, ठीक, कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो आपको पूरा कंस्ट्रक्शन इसका पढ़ना है, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर ये कोर होता है, ये कोर मतलब एक आयरन का एक कोर होता है, और ये छोटे छोटे पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है। मतलब एक ही बार एक मोटा सा ये लेके नहीं बना लिया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, आप देखेंगे कभी भी स्टेबलाइजर को खोलेंगे तो उसमें छोटे छोटे ब्लेड्स बने होते हैं, आप ऐसे देखेंगे छोटे छोटे ऐसे ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फाइन ब्लेड्स होते हैं ऐसे। ठीक है, और ये ब्लेड्स को आपस में जॉइंट किया जाता है, इसके बीच में इंसुलेटर लगा होता है। अब क्यों लगा होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ये ऐसे लगे होते हैं, ऐसे पतले पतले ब्लेड्स होते हैं, और इस एक ब्लेड के बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, फिर दूसरा ब्लेड ऐसे ही लगा करके क्या बनाया जाता है, एक कोर बनाया जाता है। ठीक है, और इस कोर पे किसी तार की वाइंडिंग कर दी जाती है, किसी तार की वाइंडिंग मतलब तार को लपेट दिया जाता है, लपेटने को ही बोलते हैं वाइंडिंग। ठीक है, दोनों इसके जो लिम्स है इसको बोला जाता है लिम्स। ठीक ना, दोनों लिम्स पे क्या किया जाता है, तार को लपेटा जाता है, जिसको वाइंडिंग बोला जाता है। अब ये जो तार को लपेटा जाता है, लपेट दिया गया तार को। ठीक है, अब ये तार के ऊपर कवर लगा दीजिए, या फिर इस इंसुलेटिंग ये कोर के ऊपर इंसुलेटिंग कवर लगा दीजिए, क्योंकि ये पार्ट इसके साथ टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि या तो तार के ऊपर इंसुलेटर हो जैसे प्लास्टिक लगा हो, या फिर इस कोर के ऊपर कोई इंसुलेटर लगा के उसके बाद वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, तो जिससे वाइंडिंग एक दूसरे में सटे ना। ठीक है, तो इसके बाद ये हमको पता चल गया कि ये हमारा क्या है, वाइंडिंग है, ये हमारा कोर है। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है, मैं अभी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो इसमें दो वाइंडिंग है, और दोनों वाइंडिंग का एक नाम है, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फिक्स नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता है। कैसे फिक्स किया जाता है, तो जो वाइंडिंग सप्लाई के साथ जुड़ी होती है, जो वाइंडिंग सप्लाई के साथ जुड़ी होती है उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे ये हमारा एक सप्लाई है, जब इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, जो सप्लाई के साथ जुड़ी होती है, जो हमारे पास क्या है, सप्लाई है, सप्लाई 220 वोल्ट मान लीजिए, कितना भी मान लीजिए, सप्लाई के साथ जुड़ी होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये हमारा क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, PW। ठीक है, और जो वाइंडिंग क्या होता है, जो वाइंडिंग लोड या किसी ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये किसी लोड से जुड़ा होता है, मान लीजिए लोड में बल्ब हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, जैसे हमारे पास बल्ब हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, तो समझ में आ रहा है बात। अगर मैं इस बल्ब को इधर जोड़ दूं और इस सप्लाई को इधर जोड़ दूं तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसको बल्ब को इधर जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स नहीं होता है। आप ट्रांसफार्मर के जिधर सप्लाई दे दी, अगर इधर सप्लाई दे दी तो ये प्राइमरी हो गया, इधर सप्लाई दे दी तो ये प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कैसे वोल्टेज कम और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ से करंट देते हैं, और करंट क्या होता है, करंट हमको AC देना पड़ता है, जो सप्लाई होना चाहिए वो आपका AC होना चाहिए। DC सप्लाई में वोल्टेज को बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, DC सप्लाई से देने से ट्रांसफार्मर वर्क करेगा ही नहीं, पहली बात। जब AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि AC की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मुझको ये सब आप लोग पढ़े होंगे, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। AC की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम और ज़्यादा होता है। AC जो करंट होता है, तो कम और ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा। करंट मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट क्या होगा कि कम और ज़्यादा होगा। करंट के चेंज होने की वजह से चेंजिंग करंट क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से फ्लक्स के रूप में निकलेगा। ठीक है, यह हम अपना राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ऐसे हाथों को रखेंगे और इसको इधर घुमाएंगे, तो थंब जिधर पॉइंट करेगा
उधर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाएगा, पास करेगा, ठीक, और ये इस कॉइल से टच होगा। ठीक है, जब इस कॉइल से टच होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से इसमें क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये, और ये अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एसी होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने की वजह से फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स जो बनेगा वो क्या होगा, इस वाइंडिंग से अटैच होगा, और वाइंडिंग में अगर करंट क्या हो जाए, फ्लक्स चेंज हो, तो क्या होगा, यहाँ पे करंट बनेगा, और ये करंट क्या होगा, सेकेंडरी को की ओर जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए कि यहाँ वाला करंट और यहाँ वाला करंट डिफरेंट है। आप ये मत समझिएगा कि यहीं वाला करंट अटैच होकर कहीं से इसमें जा रहा है, नहीं, यहाँ का करंट फ्लक्स जनरेट कर रहा है, और फ्लक्स जनरेट जो हो रहा है वो इस वाइंडिंग से अटैच हो रहा है, और इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है जो कॉज होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो का। तो यहाँ पे करंट हो गया, किस वजह से, इसके वजह से। ठीक है, तो ये आप लोग एक और क्वेश्चन आता है, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं? नहीं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं आपके मैग्नेटिकली। ठीक है, मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये बात समझ में आ गया। कहने का मतलब है आपसे कुछ बातें पूछेगा, जैसे क्या कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। हाँ, बढ़ाएगा घटाएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हैं आप, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है ना, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। पहली बात, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, और दूसरा पावर भी कांस्टेंट होता है, पावर चेंज नहीं होता, ठीक ना, पावर चेंज नहीं होता। दो चीज़ें इसमें चेंज, बिना चेंज किए ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ना तो वोल्टेज को क्या करता है, ना फ्रीक्वेंसी को बदलता है, ना पावर को बदलता है। बात समझ में आए? तो एक बात ये होता है कि अब एक बात और समझिए कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स नहीं होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में एक चीज़ फिक्स होता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज कहाँ होता है और लो वोल्टेज कहाँ होता है, तो आपको सिंपली देखना है, जिधर क्या हो, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है उसको HV बोलते हैं, हाई वोल्टेज, और इधर नंबर ऑफ टर्न क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज, LV बोलते हैं। ठीक है, तो LV और HV क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग को आप बदल नहीं सकते हैं, तो किसी भी ट्रांसफार्मर में HV और LV फिक्स होता है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बातें हुआ, और इस पे हम लोग जो थियरी वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी क्या याद रखना है ये पता रहे, और उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है, किसका, ट्रांसफार्मर का। इट इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, द वाइंडिंग विच रिसीव एनर्जी फ्रॉम सप्लाई, मतलब ऐसी वाइंडिंग जहाँ जिसको सप्लाई से जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे मैंने यहाँ बताया। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है, द वाइंडिंग विच डिलीवर्स एनर्जी टू द लोड, जो एनर्जी क्या करता है, जो लोड को देता है, जैसे इसके पास जो एनर्जी है ये लोड को देता है, बल्ब को देता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। फिर जो नोट वाली बातें हैं जिससे क्वेश्चन बनता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, जैसे ये वाला वायर इससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसमें जो करंट है और इसमें जो करंट है वो अलग है। ठीक है, एक जैसा नहीं है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉट फिक्स, बट HV एंड LV इज साइड इज फिक्स। तो अभी मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी फिक्स नहीं होता है, इसका HV हाई वोल्टेज वाला पार्ट और LV लो वोल्टेज वाला पार्ट फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है किसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और किसमें कम है। तो जिस पार्ट में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं उसको HV बोलते हैं, और जिस पार्ट में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उसको LV बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। व्हेन सोर्स इज ऑन LV साइड, मतलब कि कहने का मतलब है लोड अगर HV साइड में है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या करे, लोड की तरफ वोल्टेज को बढ़ा के दे, और जब लोड की तरफ वोल्टेज क्या होता है, घटा के देता है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, समझ में आ गया।
देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, इसमें जो लोड वाले साइड पे वाइंडिंग है ये कम है, वाइंडिंग का नंबर कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे देखिए लोड वाले साइड में क्या है, लोड वाले साइड में, यहाँ पे लोड वाले साइड में वाइंडिंग ज़्यादा है तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक है, स्टेप अप। और इस वाले वाइंडिंग में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों वाइंडिंग में क्या है, नंबर ऑफ वाइंडिंग सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं स्टेप अप ना स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को जितना इधर होगा उतना ही वोल्टेज इधर होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है उसको सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपको क्या डेफिनेशन स्टेप अप, ये आपको डेफिनेशन मिल गया, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब क्या हो जाए लोड आपका, लोड की तरफ आपका क्या हो, लोड की तरफ अगर क्या हो वोल्टेज ज़्यादा हो या नंबर ऑफ वाइंडिंग क्या हो ज़्यादा हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और लोड की तरफ अगर वोल्टेज कम हो या वाइंडिंग कम हो तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये आपका कुछ बातें हैं, ठीक है। तो इस पे के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप ये क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला, अ ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन, अभी मैंने बताया केवल एसी पे वर्क करता है क्योंकि एसी ही फ्लक्स जनरेट करता है, डीसी फ्लक्स जनरेट नहीं करता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड, मैंने बोला था कि ये और इस इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होते, जो इसमें करंट होता है वो इसमें करंट नहीं होता है, तो ये क्या होंगे, मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे। ट्रांसफार्मर इज़ एन एफिशिएंट डिवाइस बिकॉज इट इज़, मैंने अभी बताया कि स्टैटिक होता है ये डिवाइस होता है, इसीलिए एफिशिएंट होता है। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स, अ ट्रांसफार्मर electrical energy, a transformer transform electrical energy from primary to secondary with usually with a change in voltage, वोल्टेज को चेंज करता है, इन दोनों को तो चेंज करता नहीं है, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद पूछ रहे हैं द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, तो आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा टर्न होता है वहाँ पे हाई वोल्टेज होता है, तो ये हाई वोल्टेज। तो इतना बात समझ में आ गया। आगे हम कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद से ट्रांसफार्मर, अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।